आज हम बात करते हैं दो फ्रेंड्स की। एक का नाम होता है रॉकी और एक का नाम होता है विकी। रॉकी क्या है कि वो ज़्यादातर इतनी फाइनेंशियल इतनी फिक्र नहीं करता और वो अपनी लाइफ ऐसे ही जीते रहता है। जबकि विकास जो है वो स्मार्टली कुछ ना कुछ सीखते रहता है। दोनों के बाद दोस्तों तकरीबन सेम ही अमाउंट की सैलरी की जॉब होती है, लेकिन दोनों में दोस्तों बहुत डिफरेंस होता है। जब रॉकी है, मान लीजिए कि उसने 1 लाख क्या करता है, अगर उसके पास 1 लाख है तो उसने बैंक में ही रखे है। जबकि विकी क्या करता है कि उनको एक म्यूचुअल फंड में डाल दिया है। तो दोस्तों आपको जान के ताज्जुब होगा कि 10 साल बाद उसके पास कितनी अमाउंट होगी। जो रोकी होता है दोस्तों, उसने एक मान लीजिए कि उसने बैंक में रख दिए और इसने थोड़ा सा एक स्मार्ट डिसीजन लिया है कि उसने इन्वेस्ट एक एफडी में की है, ना कि एक सेविंग अकाउंट में। लेकिन दोस्तों एफडी में रखने के बावजूद भी 10 साल बाद दोस्तों उसके 1 लाख रुपये बन जाते हैं 1,81,000 रुपये। यानी कि तकरीबन 80-81 हज़ार उनको इंटरेस्ट मिला है 1 लाख के बदले। यानी कि 10 सालों में 6% का अगर उसे ब्याज मिलता है एफडी में, तो वो पैसे दुगने भी नहीं हुए। जबकि विकी ने क्या किया थी कि वही एक लमसम अमाउंट उसने एक म्यूचुअल फंड में डालती। उसे एक क्लियर आइडिया था कि 10 साल तक मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो दोस्तों ये पूरे माइंडसेट से उसने डाला था कि 10 साल तक तो मैं ये पैसे रखूंगा ही। लेकिन 10 साल बाद दोस्तों आपके जान के एक शॉकिंग लगेगा कि उसके 1 लाख कितने बन गए होंगे। रॉकी के बने थे 1,81,000, लेकिन दोस्तों विकी के तकरीबन लगभग 4 लाख रुपए बन जाते हैं। यानी कि तक 1 लाख का 3 गुना। और जो रॉकी ने 1,81,000 आया था उसके डबल से भी ज़्यादा का अमाउंट कमाता है दोस्तों विकी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे म्यूचुअल फंड में दोस्तों विकी को मिलते 40% का इंटरेस्ट यानी कि रिटर्न मिलता है दोस्तों। यही दोस्तों की एफडी में केवल 6% में मिल रहा था रॉकी को, जबकि विकी को दोस्तों यहाँ पे 14% मिलता है। ये डिफरेंस बहुत दोस्तों आपको लिए केवल 8% का है, लेकिन दोस्तों जो अमाउंट आफ्टर द 10 ईयर मिलती है वो तकरीबन दुगने से भी ज़्यादा है। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कौन से ऐसे एसेट है कि जो बैंकों में पैसे रखे होते हैं उससे हमें ज़्यादा रिटर्न देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यही जानेंगे कि ऐसे 5 एसेट जिससे हम वेल्थ क्रिएशन कर पाए। तो चलिए दोस्तों आप और मैं यानी महेश बच्चा बढ़ते हैं सुकून भरी जिंदगी की ओर। सबसे पहला एसेट है दोस्तों बुक्स। दोस्तों इस वीडियो में दूसरे वीडियो की तरह मैं बहुत अलग अलग ऐसे एसेट नहीं बताऊंगा कि जो आपके लिए इम्पॉसिबल हो। मैं अपने एक्सपीरियंस से जो भी नॉलेज मैंने गेन किया है उसके माध्यम से मैं दोस्तों आपको बताऊंगा ऐसे 5 एसेट कि जो सच में आप अपने जीवन में आज से ही इम्प्लीमेंट कर पाओगे दोस्तों। तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। पहला एसेट मैंने कहा दोस्तों बुक। हाँ दोस्तों आपको लगा होगा कि बुक कौन सा एसेट है, लेकिन दोस्तों दुनिया के जो सबसे महान पैसे से पैसे वाला आदमी हो या जहाँ महान जो भी लोग बने हो, जो अपने बिजनेस से बने हो, अपने कोई इन्वेस्टमेंट से बने हो, कोई भी हो दोस्तों, हर एक बंदा दोस्तों बुक पढ़ता ही है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि बिल गेट्स जो दुनिया का एक लंबे समय तक अमीर आदमी रह चुका है दोस्तों, वो तकरीबन एक वीक की एक बुक पढ़ता है। यानी सालाना के 52-50 से ज़्यादा बुक वो पढ़ता है दोस्तों। इवन एलोन मस्क से जिन्होंने एक स्पेस एक्स जैसी बड़ी कंपनी बनाई, टेस्ला जैसी कंपनी बनाई दोस्तों, आपको ये जान के भी ताज्जुब होगा कि एलोन मस्क ने कभी भी जो साइंस की कोई स्टडी नहीं की, कभी भी उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कार के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। तो उनको ये ज़्यादा नॉलेज मिला कहाँ से? तो वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं दोस्तों कि उन्होंने बुक पढ़ पढ़ के ये सारा नॉलेज गेन किया। दोस्तों दरअसल हम हमारी ज़िंदगी में क्या करते हैं कि कभी भी कोई बुक नहीं लेते। जब भी आप कोई बुक लेने की इच्छा करते हो तो आपको उस बुक की कीमत देख के आप परचेज करते हो कि जाने दो ना, ये तो वेस्ट ऑफ द मनी है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा बुक कभी भी वेस्ट ऑफ द मनी नहीं होता। मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों कि कैसे बुक है वो वेस्ट ऑफ द मनी नहीं होता। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए विकी है, उसने एक बुक रीड की साइकोलॉजी ऑफ द मनी और रिच डैड पुअर डैड पढ़ ली। अभी वो दोनों बुक की कीमत आप देखोगे तो तकरीबन 500 या 600 रुपये में बुक आ गई। लेकिन ये बुक अगर आप दोनों ने अगर पढ़ ली तो आपको पता चल जाएगा कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, आदमी कैसे बिहेव करता है जब उसके पास पैसे आता है। क्योंकि ये 2 बुक पढ़ने के बाद ही आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। इसलिए दोस्तों आप अगर बुक पढ़ते हो और उसके बाद अगर सेविंग स्टार्ट कर देते हो, आप मैनेजिंग बजटिंग कर स्टार्ट कर देते हो, 50-30-20 रूल
अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो, थोड़ा सा बचाते हो अपने इन्वेस्टिंग के लिए, म्यूचुअल फंड के बारे में समझ लेते हो, इंडेक्स फंड के बारे में समझ लेते हो, म्यूचुअल फंड में भी कौन सा फंड लेना चाहिए। अगर ऐसा सारा नॉलेज आपको बुक में से मिल गया तो आने वाले सालों में दोस्तों यही बुक का नॉलेज आपको बहुत सारी इनकम कमा के देगा और आपको वेल्थ क्रिएशन करके देगा। इसलिए दोस्तों सबसे पहला एसेट है कि बुक, और बुक में आपको इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों, बुक हम क्यों नहीं लेते, इस बारे में भी मैं आपसे थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। दोस्तों मैं भी जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर आता था या हमारे प्रिंसिपल होते थे, वो कहते थे कि बुक इज़ अ गुड फ्रेंड। अगर मतलब 100 फ्रेंडों के बराबर एक बुक है। तो ऐसा क्यों कहते हैं मुझे तब समझ में नहीं आता था। बस इतना समझ में आता था कि कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आता था तो वो कहता था कि बुक पढ़ो, स्वामी विवेकानंद की बुक पढ़ो, सरदार जी की बुक पढ़ो। लेकिन दोस्तों तब मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन आज मैं आपसे कह सकता हूँ कि बुक क्यों पढ़नी चाहिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों मैंने क्या पता, मुझे भी नहीं पता, मैंने कोई वीडियो देखा या कहीं पे सुना तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ मैं जान चुका हूँ कि बुक क्यों पढ़नी चाहिए। मैं आपसे बताता हूँ दोस्तों। मैंने एक बुक के बारे में पढ़ा था कि 5 रिग्रेट ऑफ द लाइफ। उस बुक की स्टोरी के बारे में जब मैंने पढ़ा तो तब मुझे समझ में आया कि क्यों बुक पढ़नी चाहिए। वो मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों एक नर्स हुआ करती थी कि जो एक नर्स का काम नॉर्मली करती थी, लेकिन दोस्तों उसके पेशेंट कौन हुआ करते थे? जो अपनी ज़िंदगी के अंतिम चरण पे, यानी कि आने वाले 2, 3, 5 या 6 महीने में लोगों वो मरने वाले हैं। दोस्तों उस लड़की ने ये जो 15 साल तक की, ये 15 साल में दोस्तों वो क्या करती थी कि जो भी पेशेंट होता था उसे एक फॉर्म देती थी और फिल करने को बोलती थी। उस फॉर्म में क्या होता है कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते थे, आपको आपने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा रिग्रेट्स कौन से लगे। तो दोस्तों 15 साल में सोचिए कितने हजारों पेशेंट आए होंगे। दोस्तों एक बात तो आपको माननी ही होगी कि जो बंदा अपने ज़िंदगी के अंतिम दिनों में होगा वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो वैसे दोस्तों उसने अपनी लाइफ में इतने सारे पेशेंटों से फॉर्म भरवाया और उसके बाद दोस्तों वो सारे फॉर्म का एनालिसिस करके उसने एक बुक लिखी जिसका नाम है 5 रिग्रेट ऑफ लाइफ। अभी सोचिए दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी के 20s में या ज़्यादा से ज़्यादा 30s में होंगे, अगर हमें जो चीज़ इतने सारे लोगों ने जब अपने 50 साल के, 60 साल, 70, 80 साल के होंगे जब रिग्रेट करते थे, वही रिग्रेट अगर आपको अपने 20s में पता चल जाएगा और वह रिग्रेट यानी कि पछतावा अगर आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर दोगे, यानी कि आप जब 60 साल के, 70 साल के होंगे, जब अपनी हमारी ज़िंदगी के अंतिम समय में होंगे, हमें वो रिग्रेट्स नहीं रहेंगे तो लाइफ कैसे बन जाएगी। तब मुझे सोच में आया कि कोई ऐसी वुमन कि जिसने 15 साल तक मेहनत की, उसके बाद उसने ये बुक लिखी है। देखने जाए तो ये 15 साल नहीं है दोस्तों, हर एक पेशेंट ने 60, 70, 80 साल गुजारे होंगे और इतने तो कितने ही लोग होंगे। तो उन सारे लोगों का जो निचोड़ होता है वो उसने उस बुक में डाला है, इसलिए वह बुक पढ़नी चाहिए दोस्तों। अभी रिच डैड पुअर डैड की भी स्टोरी ऐसी है दोस्तों। जो नेपोलियन हिल है दोस्तों, उसने 20 साल तक ऐसे लोगों को एनालिसिस किया, ऐसे लोगों का इंटरव्यू लिया कि जो सक्सेसफुल हो चुके। ऐसे वैसे सक्सेसफुल नहीं दोस्तों, जैसे कि हेनरी फोर्ड हो गया और वैसे बहुत सारे, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन ऐसे 500 से ज़्यादा लोग जो दुनिया के रिचेस्ट से रिचेस्ट पर्सन थे, उनका इंटरव्यू उन्होंने उस बुक में लिखा है। तो इसलिए दोस्तों इस बुक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बुक दोस्तों आपको 60 साल आगे ले जा सकती है। जो बंदा 60 सालों में पढ़ा है उसने वो उस बुक में डाला है। फॉर एग्जांपल दे दीजिए कि सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट है, उनकी फेवरेट किताब कौन सी है? इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। वो लिखे उनके भी गुरु ने, ग्रेहाम बेल शायद उनका नाम है। तो सोचिए दोस्तों, वॉरेन बफेट तो हर एक किसी के पास जाके उसकी जो इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है वो नहीं पढ़ा सकते। तो वॉरेन बफेट क्या करते हैं कि उनकी सारी जो भी फिलोसॉफी है, जो भी वो नॉलेज लेते हैं, वो एक बुक में डाल लेते हैं। अगर कोई बंदा उनकी बुक पढ़ लेता है, पूरी अच्छी तरह समझ लेता है, तो वॉरेन बफेट की जो भी ज्ञान है वो केवल 200-250 पन्नों में आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों सबसे बड़ा एसेट बुक है दोस्तों। दूसरा एसेट है दोस्तों स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे पहले कह दिया था कि एक बंदा है जो स्टॉक मार्केट में यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, उसका अमाउंट
तो तकरीबन 4 लाख हो जाता है, जबकि जो रोकी होता है उसका अमाउंट केवल 1,81,000 होता है। क्योंकि दोस्तों जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, म्यूचुअल फंड में करते हो या शेयर मार्केट में करते हो, तो हमेशा दोस्तों आप बैंक में जो पैसे रखे उससे ज़्यादा ही रिटर्न कमाओगे। क्योंकि दोस्तों बैंक में सेविंग अकाउंट 2 से 3% देता है, जबकि एफडी में ज़्यादा से ज़्यादा 6-7% मिल जाता है दोस्तों, जो महंगाई को भी पार नहीं कर पाता। अगर आप रोकी की तरह अगर आपके पैसे बैंक में ही पड़े रहेंगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे, कभी भी वेल्दी नहीं बन पाओगे। इसलिए उससे अच्छा तो है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि दोस्तों लंबे समय में म्यूचुअल फंड यानी स्टॉक मार्केट आपको 12 से 15% का रिटर्न दे ही देता है। इसलिए दोस्तों बेटर है कि कैश बैंक में रखने से अच्छा आप स्टॉक मार्केट में रखो। तीसरा एसेट है दोस्तों, वह है दोस्तों अपनी हेल्थ। अभी आप सोचोगे कि हेल्थ कौन सा एसेट हो गया, नहीं दोस्तों। मान लीजिए कि एक रिसर्च से ये पता चला है कि सबसे वेल्दी जो स्टेट है ना दोस्तों, यानी देश है जो स्टेट, तो यूरोप जो खंड में जितने भी देश है वो सबसे ज़्यादा वेल्दी है, वहाँ सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग रहते हैं। और उसके नीचे आप मैप में देखोगे तो अफ्रीका जैसा खंड है जहाँ की वहाँ सबसे गरीब लोग रहते हैं। तो रिसर्च में पाया गया कि ऐसा क्यों है। तो दोस्तों दोनों के रिसर्च में ये पाया गया कि जो यूरोप वाले लोग होते हैं उनकी जो एवरेज जो एज होती है दोस्तों वो 82% है, जबकि अफ्रीका के लोग होते हैं वो 62% उनकी एवरेज एज है। यानी कि 20 साल का फर्क है उन लोगों के एवरेज एज में। यानी कि 20 सालों में इतना डिफरेंस पड़ जाता है दोस्तों कि आप बहुत ज़्यादा अमीर बन सकते हो केवल 20 सालों में। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे काम करता है कंपाउंडिंग। मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूँ, जो इंडिया के सबसे महान इन्वेस्टर थे जो अभी स्वर्गवास हो गए, राकेश झुनझुनवाला जी, वो केवल 63 की एज में ही डेथ हो चुकी थी दोस्तों। लेकिन तब उनकी जो नेटवर्क थी वो थी 50,000 करोड़ दोस्तों। कितनी? 50,000 करोड़। जबकि मान लीजिए वो खुद कहते हैं दोस्तों कि मैं दोस्तों दारू पीता हूँ एक मछली की तरह, मैं स्मोकिंग करता हूँ चिमनी की तरह, और कभी एक्सरसाइज नहीं करता, कभी भी कुछ खा लेता हूँ। मुझे सबसे बड़ा रिग्रेट यही है दोस्तों कि मैंने अपने हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं किया। मान लीजिए दोस्तों उन्होंने अगर हेल्थ में इन्वेस्ट किया होता और वो 63 के बदले 83 में अगर उनकी डेथ हुई होती तो उनकी नेटवर्क 20 सालों में कितनी हो चुकी होगी आपको जान के ताज्जुब होगा दोस्तों। 63 की एज में उनकी इनकम थी दोस्तों 50,000 करोड़। लेकिन दोस्तों यही अगर इनकम अगर 83 तक अगर जीवित रहते और इन 20 सालों में केवल 15% भी अगर उनकी नेटवर्क अगर कमाई करती दोस्तों, तो उनकी 83 में नेटवर्क हो जाती तकरीबन दोस्तों 8 लाख करोड़। सही सुना दोस्तों, 8 लाख करोड़, यानी कि हो गए 100 बिलियन। 100 बिलियन आप कभी गूगल में सर्च करके देखिए कितने जीरो जाते हैं। तो 50,000 से लेके 1 बिलियन की इनकम उनकी हो चुकी होती केवल इन 20 सालों में। इसलिए दोस्तों उन्होंने खुद कहा था कि दोस्तों कि मेरी वर्ष में इन्वेस्टमेंट है कि मैंने अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं किया। अगर दोस्तों मान लीजिए ऐसा महान इंसान अगर ये चीज़ कह रहा है तो उस बात में कुछ दम तो होगा ही। इसलिए दोस्तों अगर आप अपने 20s में या 30s में हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने हेल्थ पे कॉन्शियस होइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप काम कीजिएगा। आप खुद ही सोचिए ना, अगर आप मान लीजिए कि आप हेल्थ में अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आपने अपने 20 या 30 सालों बाद आप करोड़पति हो जाते हो, आपके पास इतना पैसा आ जाता है कि आपको कुछ कमाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको डायबिटीज़ है, आप चल फिर नहीं सकते, आप घूम भी नहीं सकते, आपके पेट जोड़ों में दर्द रहता है, तो उस पैसों का करोगे क्या आप? उन पैसों का करोगे क्या अगर आपके पास इतने पैसे भी हो चुके हैं? इसलिए दोस्तों अपनी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ऐसे भी कहा जाता है कि पहला सुख होता है वो है निरोगी काया, ऐसे ही नहीं कहा गया है दोस्तों। इसलिए दोस्तों तीसरा एसेट है हेल्थ। अभी तक दोस्तों हमने 3 एसेट के बारे में सीख लिया है। पहला क्या है? एजुकेशन, यानी कि बुक पढ़नी चाहिए। दूसरा स्टॉक मार्केट और तीसरा हेल्थ। चौथा एसेट है दोस्तों रियल एस्टेट। हाँ दोस्तों, जैसे जैसे दोस्तों आप अपने पैसे कमाते जाएंगे और जैसे जैसे आप इनकम बनाते जाएंगे, अगर पॉसिबल हो दोस्तों तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिएगा दोस्तों। अभी मैं फिलहाल रॉबर्ट कियोसाकी के कुछ इंटरव्यू देख रहा हूँ, उसमें भी उसने कहा है कि जो मनी है दोस्तों वो तो गवर्नमेंट द्वारा नियंत्रण की जाती है। अगर गवर्नमेंट अगर बहुत सारे प्रिंट यानी कि नोट छाप देती है तो आपके पैसे की तो अमाउंट ऐसे ही कम हो जाती है। इसलिए दोस्तों वो सिल्वर, गोल्ड और रियल एस्टेट को असली एसेट मानता है, क्योंकि एसेट
क्योंकि दोस्तों रियल एस्टेट ही एक ऐसी चीज़ है जो कुछ भी हो जाए वो पृथ्वी पे यानी दुनिया पे तो उतनी की उतनी रहने वाली है और उसकी डिमांड हमेशा ही रहने वाली है, जबकि ज़मीन तो लिमिटेड ही है, इसलिए उसकी मांग हमेशा ही रहेगी और वो हमेशा ही दोस्तों इससे कमाते रहेंगे। और ये यहाँ पे एक मैं छोटी सी टिप देता हूँ दोस्तों, आप रेसिडेंट्स रियल एस्टेट में ना जाइएगा, उसकी जगह कमर्शियल में जाइएगा, क्योंकि दोस्तों कमर्शियल रियल एस्टेट में आपको जो रेंट आता है वो रेसिडेंट के मुताबिक ज़्यादा आता है और उसका रिटर्न भी ज़्यादा होता है। इसलिए चौथा एसेट है दोस्तों रियल एस्टेट। पांचवा एसेट है दोस्तों रिलेशनशिप। हाँ दोस्तों रिलेशनशिप। आप एक सोचिए कि एक ऐसा इंसान है कि जिसने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए, उसका करोड़ों का बंगला है, लेकिन उस करोड़ों के बंगलों में उसके वाला कोई नहीं रहता, उसके पास कोई नहीं आ जाता। एक ऐसा इंसान है। और दूसरा इंसान है उसके पास एक डिसेंट अमाउंट का घर है, लोगों उसके पास फैमिली है, वो अपने बच्चे अपनी वाइफ है, मम्मी पापा है और उसके फ्रेंड्स भी वीकेंड में आते जाते रहते हैं और वो मौज मजा करता रहता है। तो अब ये दोनों में से कौन सी चीज़ आप सिलेक्ट करोगे? ऑब्वियस है ना दोस्तों, आप दूसरा पर्सन ही बनना चाहोगे। दोस्तों अगर आपके पास अगर रिलेशनशिप अगर एक अच्छी है तो सबसे बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर है इंडिया के वो भी यही कहते हैं कि हेल्थ वेल्थ और रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं भी दोस्तों फॉलो करता हूँ संदीप महेश्वरी जी को, वो भी कहते हैं कि करियर और जो रिलेशनशिप है उसमें आपको ध्यान एकदम सोच के ही आपको वो डिसीजन लेना चाहिए। तो इस तरह दोस्तों हमने इस वीडियो में 5 एसेट के बारे में कहा जो आप सच में इन्वेस्ट कर सकते हो अपने 20s और 30s में दोस्तों। बस दोस्तों यही 5 एसेट से जो आपके पैसे हो वो बैंक में रखने से अच्छा है कि आप इनमें इन्वेस्ट कीजिए। अब रिलेशनशिप में हो सकता है दोस्तों आप 10 रुपये का फूल भी अगर अपने कोई चाहने वाले को दो तो खुश हो जाएगा, जिससे कि दोस्तों बहुत सारी खुशियाँ आपके अंदर आएगी। बस दोस्तों ये 5 चीज़ों का ध्यान रखिएगा और बैंक में पैसे रखने के बजाय इनमें इन्वेस्ट कीजिएगा, आपकी लाइफ सुकून भरी जरूर हो जाएगी। महेश बचाओ साइनिंग ऑफ। जय हिंद।